स्वागत है बच्चों। मैं विवेक मिश्र, शिक्षक, चंदपुरा बोकारो। आज हम कक्षा 9 की राजनीति शास्त्र की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के अध्याय 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम समकालीन। समकालीन का मतलब होता है एक समय, यानी एक खास समय में विश्व में लोकतंत्र की क्या स्थिति रही है। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि सन 1900 से लेकर के सन 2000 ईस्वी तक विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आए, किन किन देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने में किस प्रकार के जन आंदोलन करने पड़े और दुनिया के विभिन्न देशों में किस प्रकार से लोकतंत्र बने और बिगड़े। कुछ देशों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक कलह और अशांति के कारण वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई और तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या सिर्फ किसी देश में शासन करने की पद्धति है या अन्य संगठनों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, हम इस पर भी चर्चा इस पाठ में करेंगे। इसके अलावा कुछ मानचित्र के माध्यम से हम 3 मानचित्र इसमें देखेंगे और मानचित्र के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से लोकतंत्र का प्रचार प्रसार और फैलाव धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों में होता चला गया। आज स्थिति ये है कि दुनिया के स्वतंत्र देशों में आधे से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो चुका है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पूरी कहानी को समझने के लिए, यानी किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पूरे विश्व में फैली, इसके लिए 2 देशों के राजनीतिक उथल पुथल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनके इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहला देश है चिली, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। और आइए देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये चिली है कहाँ पर। तो ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये भाग आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ये देखिए, ये समुद्र तटीय इलाका है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ये इलाका है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे। मैं इसको ये यहाँ पर जिस तरह जहाँ पे लाइनिंग पीली पीली आ रही है, यही है चिली। और चिली की राजधानी है सेंटियागो। यहाँ पर 1970 के दशक में एक चुनी हुई सरकार थी, जिसका नेतृत्व सल्वाडोर आयेंदे की सोशलिस्ट पार्टी कर रही थी। सल्वाडोर आयेंदे वहाँ के राष्ट्रपति थे और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे। लेकिन 11 सितंबर 1973 को सेना के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सेना का साथ न केवल देश के आंतरिक अन्य राजनीतिक पार्टियां, बल्कि विदेशी देशों का भी समर्थन सेना को प्राप्त था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सल्वाडोर आयेंदे एक लोकतांत्रिक सत्ता में विश्वास करते थे और जन कल्याणकारी नीतियों को अपने देश में लागू किया था। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गरीबों और कामगारों की मदद के लिए कई नीतियाँ अपनाई, जिनमें शामिल है शैक्षणिक प्रणाली का सुधार, बच्चों के लिए मुफ्त दूध और भूमिहीन किसानों को भूमि का वितरण, विदेशी कंपनियों का विरोध करना जो देश से तांबे जैसी प्राकृतिक संसाधनों को छीन रहे थे। लेकिन उनके इन आम जनता के लिए किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों का विरोध
वहाँ की अन्य पार्टियाँ और ज़मींदार, अमीर और चर्च के लोग कर रहे थे, क्योंकि उनकी सत्ता कहीं न कहीं से खिसकती हुई महसूस हो रही थी। और ये जो धनवान और विशेष वर्ग थे, प्रभावशाली वर्ग थे, उनको ये लग रहा था कि जनता अगर शिक्षित हो जाएगी तो लोग हमारा सम्मान करना छोड़ देंगे। ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में ये जो मैं घुमा रहा हूँ, ये यही व्यक्ति हैं सल्वाडोर आयेंदे, जो 1970 में चुने गए थे और 11 सितंबर 1973 को उनकी चुनी हुई सरकार को सेना के द्वारा उखाड़ करके फेंक दिया गया। क्या हुई घटना, कैसे हुई? 11 सितंबर 1973 की सुबह सेना ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और जब रक्षा मंत्री चिली के अपने कार्यालय पहुंचते हैं तो सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद सेना ने राष्ट्रपति आयेंदे से जब घोषणा की कि आप देश को छोड़कर चले जाएं। जब उन्होंने देश से बाहर जाने से इनकार कर दिया तो फिर सेना ने राष्ट्रपति के घर को घेर लिया और फिर उस पर बमबारी शुरू कर दी। राष्ट्रपति आयेंदे की सैन्य हमले में मौत हो गई। इस सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व सेना का जनरल आगस्टो पिनोशे कर रहा था। और जैसा कि पहले बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे थे राष्ट्रपति आयेंदे के कार्यों के कारण, तो बाहर से संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसको समर्थन दे रहा था। इस तख्ता पलट में उसका पूर्ण समर्थन था बाहर से। और इस तख्ता पलट के बाद जनरल पिनोशे अगले 17 वर्षों के लिए देश का राष्ट्रपति बनता है और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार एक सैन्य तानाशाही में बदल जाती है। इसके बाद पिनोशे जब राष्ट्रपति बनता है तो पूर्व राष्ट्रपति के शुभचिंतकों और सेना के उन अधिकारियों को जिन्होंने इस विद्रोह में साथ देने से इनकार कर दिया था और आम जनता को प्रताड़ित करना शुरू किया, उन्हें जेल में डाल दिया। और इस प्रक्रिया में करीब 3000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया और स्थिति ऐसी आई कि बहुत से लोगों को लापता कर दिया गया। कोई नहीं जानता था कि उनका क्या हो गया, कहाँ चले गए वो लोग। लेकिन धीरे धीरे 17 वर्षों के बाद एक जनमत संग्रह कराया गया। पिनोशे को लगता था कि इन 17 वर्षों के शासनकाल में लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 17 वर्षों के दौरान जनता ने अपनी पुरानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को याद रखा था, भूले नहीं थे वो लोग, अपने अधिकारों को याद रखा था और सभी लोग आज़ादी के लिए, आंतरिक आज़ादी के लिए तड़प रहे थे। तो जब जनमत संग्रह हुआ और चुनाव हुआ तो पिनोशे की करारी हार हुई और उस देश में फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। इस फोटो में आप देखेंगे ये जो महिला हैं, ये महिला हैं वहाँ के वायुसेना प्रमुख जनरल बैशेले की पुत्री मिशेल बैशेले। इनके पूरे परिवार को आगस्टो पिनोशे ने कैद करके रखा था और बहुत प्रताड़ित किया था। तो जब चुनाव होता है तो ये महिला मिशेल बैशेले वहाँ की रक्षा मंत्री बनती हैं और इस पूरे लैटिन अमेरिकी देशों में वे ये पहली महिला थी जिन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया था। फिर बाद में वे वहाँ की राष्ट्रपति भी चुनी जाती हैं। चलिए अगले साइड में पढ़ते हैं एक और देश की कहानी जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड यूरोप का देश है। अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो पोलैंड यूरोप में जर्मनी और रूस के बीच में के बॉर्डर पर सटा हुआ एक देश है। रूस, बेलारूस और उसके पश्चिमी तरफ जर्मनी है। और किसी ज़माने में यूरोप का बड़ा माना जाना पोलैंड वह देश हुआ करता था। सोवियत संघ के द्वारा, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा ये समर्थित देश था क्योंकि भी साम्यवादी देश हुआ करता था। यहाँ पर 1980 के दौरान जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था और ये भी एक साम्यवादी दल था। और
और इसकी स्थिति ये थी कि इसने देश में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई थी कि किसी अन्य पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का की अनुमति नहीं थी। और पोलैंड के सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है, अभिव्यक्ति का अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो सबके सामने स्वच्छंद रूप से। अंदर ही अंदर लोग दबे हुए थे, तड़प रहे थे। तभी अचानक की घटना होती है पोलैंड में 14 अगस्त 1980 को ग्डांस्क शहर में एक लेनिन जहाज कारखाना था, वहाँ के मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया। हुआ ये कि एक महिला जो वहाँ की कामगार थी उसे सरकार ने गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया। मज़दूरों ने इसका विरोध किया और हड़ताल की धमकी दी और हड़ताल इतना व्यापक हो गया कि सरकार को इनसे समझौता करना पड़ा। इस हड़ताल का नेतृत्व लेक वालिशा नाम का एक व्यक्ति कर रहा था और इसने सॉलिडेरिटी नामक एक मज़दूरों का संगठन बनाया। सॉलिडेरिटी जिसका वहाँ पर पोलैंड की भाषा में सोलिडरनोस्क नाम था, अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहते हैं। सॉलिडेरिटी का मतलब एकता, सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। तो एक 21 सूत्रीय एक समझौता हुआ सरकार के साथ और कुछ सुनता प्रदान की गई ज़ेलेंस्की के द्वारा मज़दूरों को। एक पहली बार मज़दूरों को यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन धीरे धीरे सॉलिडेरिटी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी संख्या देश में करोड़ों में हो गई और ये सरकार के मनमाने और जितने कुप्रबंधन थे और भ्रष्टाचार थे इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। घबरा करके ज़ेलेंस्की ने 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडेरिटी के हज़ारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई 1988 में। लेकिन 1988 में ज़्यादा दिन ये सब नहीं चला। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़ताल किया और लेक वालिशा ने इसकी अगुवाई फिर से की। और अब पोलैंड की सरकार की स्थिति वैसी नहीं थी, वो कमज़ोर हो चुकी थी। बाहर से सोवियत संघ से उसको समर्थन नहीं मिल रहा था और इसके बाद मजबूर होकर के सरकार को समझौता करना पड़ा मजदूरों के संगठन के साथ, सॉलिडेरिटी नामक के संगठन के साथ। और सॉलिडेरिटी ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर सफलता प्राप्त की और लेक वालिशा जो मजदूरों के संगठन का नेता था उसको पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों देशों में किस प्रकार से अलोकप्रिय सरकारों को हटा करके फिर से लोकप्रिय सरकारें स्थापित होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होती हैं। तो हमें क्या समझ में आया, लोकतंत्र की क्या विशेषता यहाँ समझ में आती है कि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जो लोगों को अपना शासक चुनने की अनुमति देता है। इसमें लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए और लोगों को विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की और अपना विरोध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो हमने ये देखा अभी कि किस प्रकार से दोनों देशों में 3 सरकारें थीं चिली में और 2 सरकारें थीं पोलैंड में। तो लोकतंत्र में किस प्रकार से क्या खूबियाँ रहीं और क्या उनकी बुराइयाँ रहीं, हम एक ये चार्ट आप देखेंगे और इस चार्ट के आधार पर आप अपने किताब में ये देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर किस खूबी को कहाँ पर हमें लगाना है और किस कमी को कहाँ पर लगाना है, ये देखेंगे। तो ये है सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं, ये कहाँ पर था, ये पोलैंड के ज़ेलेंस्की के शासनकाल में। फ़ौज की तानाशाही कहाँ पर थी, चिले के पिनोशे के शासनकाल में। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कहाँ था, दोनों ही देशों के जो अलोकप्रिय सरकारें थी, यानी पिनोशे की सरकार चिले की और ज़ेलेंस्की की सरकार पोलैंड की। राष्ट्रपति को राजनीतिक बंदी कहाँ बनाया गया था, राष्ट्रपति को राजनीतिक बंदी बनाया गया था चिले की पिनोशे की सरकार में। शासक का चुनाव लोगों के द्वारा कब होता है, पोलैंड के लेक वालिशा के सरकार में।
और चिले के मिशेल के सरकार में। तो इस प्रकार से तमाम खूबियाँ हैं और आप उसको अपने बुक से आप पढ़ करके इसको अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं। आगे हमें लोकतंत्र के 3 नक्शे दिखाई देंगे। पहला नक्शा है 1900 ईस्वी के आसपास का और 1950 ईस्वी के आसपास का मिला हुआ। इसमें इस नक्शे में आप देखेंगे तो जो लाल रंग का ये जो मैप दिख रहा है, ये 1900 और 1950 के पहले के राष्ट्र हैं जो लोकतंत्र जहाँ पर स्थापित हो चुका था। और ये जो पीले रंग के ये छोटे छोटे जो देश हैं, इसमें भारत भी शामिल है। ये 1950 के आसपास स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए देश थे, जो विभिन्न देशों के उपनिवेश थे, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे एक मैप है। ये इसमें देखेंगे, इसको आप ऑरेंज कलर का कह सकते हैं, नारंगी रंग का ये ऊपर की फ़ोटो है। ये 1975 के आसपास का दौर है, जिसमें बड़ी तेज़ी के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने वाले दुनिया के विभिन्न देश हैं। फिर नीचे एक सन 2000 के आसपास का यह मैप है। इसमें देख रहे होंगे कि आप बहुत तेज़ी के साथ दुनिया के स्वतंत्र हुए देश लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपने देश में लागू करवाते हैं। तो हमने ये देखा कि 1900 में दुनिया में कुछ ऐसे लोकतांत्रिक देश थे शुरुआती दौर के, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देश थे। और 1950 में कई एशियाई देश थे जिन्होंने औपनिवेशिक गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार आदि जैसे देश थे। और 1975 में दुनिया में ऐसे देश थे दुनिया में ऐसे देश थे जो स्थापित के लोकतंत्र को चुनते हैं, लेकिन तानाशाहों द्वारा कुछ देशों में लोकतंत्र को फिर से उखाड़ के फेंका जाता है। फिर से जन आंदोलन होते हैं, फिर लोकतंत्र स्थापित होता है, फिर से तानाशाहों के द्वारा उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। और सन 2000 के आसपास हमने देखा कि बहुत से देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया। और यूएसएसआर एक देश हुआ करता था। यूएसएसआर बहुत बड़ा देश था इसी दौर का। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये 15 गणराज्यों में टूट जाता है और टूट करके इसे टूटे हुए जो देश थे 15 गणराज्य में से अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत यानी इसका आधार कब बना? सबसे पहले 1789 की हम बात करते हैं। 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति जब हुई तो ये शुरुआती दौर था जब लोकतंत्र की आधार रखी गई। और हालांकि फ्रांस की जो क्रांति हुई ये स्थिर नहीं हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे स्थिर नहीं रह सकी, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया के अन्य देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए अपने यहाँ जन आंदोलन शुरू किए। फ्रांस की क्रांति के कुछ वर्षों के बाद इंग्लैंड में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने की बात की जाने लगी और मांग उठी, और वहाँ भी इंग्लैंड में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई। और 1776 में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के कुछ प्रदेशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और इन्होंने संगठित होकर के एक नए राष्ट्र की घोषणा की जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। आज वह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र है। और 1787 में वहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया, लेकिन वहाँ पर सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। सभी को वोट देने का अधिकार न होने के कारण
ये पूर्ण या सही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती थी। सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ऐसे बहुत से देश थे यूरोप के जहाँ पर पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, या समाज के कुछ धनी वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार था। यानी सरकार जो बनती थी वर्ग विशेष के लिए ही कार्य करती थी। तो इसके लिए भी फिर मांग उठने लगी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? यानी किसी भी देश के सभी वयस्क सरकार को चुनने में, चुनाव में अपना मत दे सकें। हमारे देश में भी ये व्यवस्था है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे देश में जब 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं लोग, तो बिना लिंग भेद के, बिना जाति भेद के, बिना रंग रूप के भेद के सभी लोग वोट दे सकते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। हम इसमें ये भी देखेंगे कि न्यूजीलैंड 1893 ईस्वी में सबसे पहला देश था जिसने अपनी जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। इसके बाद 1917 में रूस, उसके बाद 18 में जर्मनी, 1919 में नीदरलैंड, 1928 में ब्रिटेन, 1931 में श्रीलंका। इसी प्रकार से तमाम ऐसे देश हैं दुनिया के। हमारे देश में 1950 ईस्वी में जब भारत देश का संविधान बना तब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। और ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि जब तक हम सारे लोग जो वयस्क हो चुके हैं, जो प्रबुद्ध हो चुके हैं, सरकार को चुनने में अपना वोट नहीं देते, तब तक वो सभी के मत से चुनी हुई सरकार नहीं मानी जा सकती। अब उपनिवेशवाद का अंत। तो उपनिवेश क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। जो अगली टॉपिक है उपनिवेशवाद। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था पर, उसके आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश का अधिकार हो जाना, उसका आर्थिक रूप से शोषण करना, वहाँ की जनता का शोषण करना। तो 1950 और उसके आसपास के समय तक एशिया और अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश थे जो यूरोप के देशों के उपनिवेश हुआ करते थे। भारत भी उसी में से एक देश था। भारत और दक्षिण एशिया के तमाम ऐसे देश थे जो इंग्लैंड के उपनिवेश हुआ करते थे। अफ्रीका के भी बहुत से देश वो 1950, 1965, 70 के आसपास जाके वहाँ स्वतंत्रता मिली, और औपनिवेशिक गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसमें जनता को अपने नेता खुद चुनने की आज़ादी नहीं हुआ करती थी, और जन आंदोलन के बाद इन्होंने अपने यहाँ शासन करने वाले विदेशी शासकों को उखाड़ करके फेंक दिया। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में एक देश है घाना, जिसकी राजधानी है अकरा। वहाँ पर भी इसी तरीके का जन आंदोलन हुआ, और 1957 ईस्वी में स्वतंत्रता उसे प्राप्त हुई। घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट था, और आज़ादी की वहाँ की लड़ाई में वहाँ के जो सबसे बड़े नेता थे, अगुवा थे, वहाँ में नक्रुमा, वो शिक्षक थे पेशे से, और इन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें सबसे पहले वहाँ का प्रधानमंत्री और फिर बाद में राष्ट्रपति चुना गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर के वो उनके मित्र थे, खास मित्रों में से थे, लेकिन वे नेहरू की परंपरा और उनके नक्शे कदम पर चल नहीं पाए, और अपने संसद से उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। क्या ये सही प्रक्रिया है? शायद नहीं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई शासक, कोई सरकार अगर ऐसी व्यवस्था कर ले, ऐसा जुगाड़ कर ले कि अब हम जीवन पर, जब तक इस देश में हम रहेंगे, हम ही रहेंगे, हम ही सरकार चलाएंगे, हमारी पार्टी रहेगी, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इस प्रकार से होता क्या है कि 1966 में सेना ने नक्रुमा का तख्ता पलट दिया, और आज वहाँ पे लोकतांत्रिक स्थिति खत्म हो गई। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश जहाँ पर जनता को पूर्ण अधिकार नहीं है, वो बहुत दिनों तक अपनी जनता को बांध करके अन्य शासन व्यवस्था में रख नहीं पाए। हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि सोवियत संघ भी 1991 में इसी तरह से बिखर गया। बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र हुआ करता था, आज उसी का टूटा हुआ जो सबसे बड़ा
हिस्सा है वो रशिया आज भी बड़ा शक्तिशाली है, आज भी बहुत बड़ा देश है। लेकिन 15 गणराज्यों में से करीब हमें लगता है कि 13 गणराज्य लोकतंत्र को अपनाएंगे। तो ये बताता है कि लोग स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आंतरिक इच्छा रखते हैं। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति किसी के अंदर में रह करके स्वतंत्र जो है सरकार नहीं चुन सकता। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने इस प्रकार से इस पाठ में ये देखा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद लोकतंत्र, बहुत से देश लोकतांत्रिक हुए, कई लंबे समय तक लोकतांत्रिक नहीं रह सके। और घाना, पश्चिम अफ्रीका का एक देश, गोल्ड कोस्ट जिसका नाम था प्राचीन, ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, 1957 में स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अफ्रीका के पहले देशों में से एक था। लेकिन वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री और फिर बाद में राष्ट्रपति चुने गए एनक्रोमा, उन्होंने अपने आप को संसद से आजीवन राष्ट्रपति पद के लिए चुनवा लिया। 1967 में उन्हें सेना से हटा दिया गया। घाना की तरह आज़ादी हासिल करने के बाद लोकतंत्र तोड़ने वाले अधिकांश देशों का लगभग यही रिकॉर्ड हुआ करता था। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके संबंधित ये प्रश्न पत्र हैं, इनको आप देखिए और इसके उत्तर भी इसमें दिए हुए हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और इधर भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये बड़े छोटे छोटे हैं। मजदूर संघ किसे कहते हैं, जनमत संग्रह आप क्या कहते हैं, जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है, लोगों के मत का संग्रह करना, यानी इलेक्शन में लोगों का मत क्या है, इसे जनमत कहते हैं। मजदूर संघ इसे कहते हैं, मजदूरों के संघ को, मजदूरों के यूनियन को मजदूर संघ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी किताब से इसको एक बार पढ़िएगा और स्वयं से उत्तर देने का प्रयास करिए। और आप अगर नहीं सक्षम हो पाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं, तो अगले स्लाइड में इसी पाठ की अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं और फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी बचा हुआ जो भाग है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप किताब पढ़िए, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए और इसको आत्मसात करिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह, धन्यवाद।